वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 18 फरवरी है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के, उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से युक्ति आईएएस का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और जो भी पीटी फैक्ट प्रश्न पूछा जाता है उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप आप या तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या एप्पल स्टोर से, आपके पास जो भी वर्जन हो का मोबाइल है उससे उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और वहाँ ऐप पर आपको एक कम्युनिकेशन ग्रुप बनाया गया है और एक दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस की पॉइंट का जो बैच बना हुआ उसके लिए आपको 2 ग्रुप बना हुआ, वहाँ पे भी आप अपने दैनिक जागरण से रिलेटेड चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। ऐप पर बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है, टेस्ट अवेलेबल है बहुत ही लो प्राइस में, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। बहुत से फ्री टेस्ट है तो उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ आप फ्री मटेरियल भी प्राप्त कर सकते हैं और भी बहुत से कोर्सेज अवेलेबल है, उसका लाभ ले सकते हैं। तो युक्ति आईएएस से जरूर जुड़िए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी युक्ति आईएएस का बना हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम पर जाकर आप युक्ति आईएएस सर्च कीजिएगा, आप हमें वहाँ पाइएगा, आप जुड़ जाइए। वहाँ पर बहुत सी चीज़ें जैसे इस पेपर का कटिंग, आपको अंडरलाइन पेपर जो स्क्रीनशॉट होता है वो शेयर किया जाता है। साथ ही साथ बहुत सी चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जाती है, तो ज़रूर जुड़िए और हमसे लाभ प्राप्त कीजिए। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, चुनाव आयोग की मुहर, शिंदे गुट को असली शिवसेना माना गया है। इससे रिलेटेड जो टॉपिक था मैंने आप लोग को यूपीएससी जीएस पेपर 2 चुनाव आयोग और प्रक्रिया में आपको 9 दिसंबर 2022 को इसके रिलेटेड टॉपिक को कवर किया है, जहां तक मुझे याद है। तो आप लोग भी क्या करना है, 9 दिसंबर जो पुराने स्टूडेंट है वो उनको तो की नोट्स उनका बना होगा। जो नए स्टूडेंट है 9 दिसंबर 2022 के वीडियो आप सर्च कीजिएगा युक्ति आईएएस के प्लेटफॉर्म पर, आपको वहाँ मिल जाएगा। वहाँ पर चुनाव आयोग और जो चुनाव प्रक्रियाओं में जो विभिन्न टर्मिनोलॉजी है कैसे प्रयोग करता है, इस पर शक्ति चुनाव आयोग की क्या है, सुप्रीम कोर्ट इस पर किस प्रकार से निर्णय लेता है, और भी चीज़ें आपको पार्टी आयोग इस पर क्या अपना स्टैंड रखता है, सभी की बातें वहाँ पर की गई थी। साथ ही साथ आपको जो राष्ट्रीय पार्टी होती है या राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उनको चुनाव जो मोहर दिए जाते हैं या जिस प्रकार से भी आपको चिन्ह दिए जाते हैं, उस पर चुनाव आयोग की शक्ति क्या है, उस सभी डायग्राम पर हम लोग बात कर चुके हैं। तो आप उस क्या करना, 9 दिसंबर के वीडियो को जाके देख लेना। आपको यहाँ से बस आज के न्यूज में ये मिलेगा कि शिवसेना को दावेदारी को मिला है झगड़ा, यानी खत्म हो गया है। क्योंकि देखिए, चुनाव आयोग ने क्या कहा है कि अपने अहम फैसले में क्या बोला है, शिंदे गुट जो है, वर्तमान जो महाराष्ट्र के सीएम है एक नाथ शिंदे, उनके गुट ही असली शिवसेना का नाम मिला है। साथ ही साथ, और यह उस दिन मैंने बताया था, जिस पार्टी का अगर मान लीजिए 2 वर्गीकरण हो जाता है, 2 पार्ट ए और बी में बढ़ जाता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बहुमत में होगा उसी को पार्टी का वास्तविक माना जाएगा। अब मान लीजिए गुट ए और बी बट गया, इसमें मान लीजिए ए में, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा नीचे है यहाँ कर देता हूं, मान लीजिए ए और बी में गुट बट गया है। ए को इसकी शिवसेना जो थी, मान लीजिए पहले 80 सीट थी, मान के चलिए 80 सीट की वाली, और सांसद मान लीजिए 5 सांसद, इसके 80 विधायक और 5 सांसद आपके इसके कुल स्ट्रेंथ शिवसेना की थी। अगर कोई पार्टी टूटती है उसके बाद ए और बी ग्रुप बनता है, तो मान लीजिए ए और बी ग्रुप में बी ग्रुप के पास विधायकों की संख्या मान लीजिए 40 है और इसके पास 40 है, एक बराबर स्थिति मान लेते हैं हम। और इसमें मान लीजिए जो 5 सांसद है, 5 सांसद बी ग्रुप में आपको 4 है, इधर 1 है, तो यह देखिएगा कि आपको ने बी ग्रुप को दिया जाएगा कि हाँ आप ही उसके वारिस है। ठीक है, जो भी चुनाव चिन्ह होंगे उस दल का, या तो और भी चीजें जो दी जाएगी, इस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। फिर मान लीजिए विधायकों में स्पष्ट है, मान लीजिए 15 मिला है और आपको यहाँ पर 55 मिल गया है, मान के चलिए, या 65 मिल गया, 65 मिल गया है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और सांसदों की संख्या इधर 5 हो गया, इधर एक भी सांसद नहीं, फिर भी यह बी पार्टी आपको वारिसी समझा जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुमत के आधार पर लिया जाता है, किस दल में
बहुमत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर वोटिंग कराई जाती है, मांगी जाती है राय आपकी इस पार्टी के संदर्भ में क्या आपने, तो सारे डायलेमा मैंने उस दिन चर्चा किया था। आज भी आपको देखिए 40 विधायक उद्धव ठाकरे को छोड़कर अपना नया गुट बना लिए थे। देखिए यहाँ बात वही होगी, एक बात दूसरे तरीके से समझाया जा सकता है। साथ ही खुद ही असली शिवसेना बताते हुए दावेदारी जताई थी। यह मामला पहले सुप्रीम कोर्ट में, बाद में चुनाव आयोग के पास पहुंचा, क्योंकि चुनाव से संबंधित जो भी निर्णय है वो क्या करेगा, चुनाव चिन्ह के संदर्भ में किस पार्टी को राजनीतिक पार्टी देना है, कि राष्ट्रीय दल का दर्जा देना है या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना है, इस पर निर्णय कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। जो भी चुनाव संबंधित विवाद होगा, तो इसके लिए क्या चुनाव आयोग ने क्या कहा, साफ पार्टी में कहा था कि पार्टी पर किसी के अधिकार का फैसला विधानसभा और लोकसभा सदस्यों के एक साथ संगठन में बहुमत के आधार पर होता है। यह स्टेटस मैंने उस दिन भी आपको बताया था, आज भी आप इस चीज को समझ लीजिए कि यह जो होगा क्या होगा, बहुमत के आधार पर। ए बी का फॉर्मूला याद रखिएगा, जिस गुट के पास अधिक संख्या बल होगा उसी को माना जाएगा। यहाँ पर बात ये बात एक सिंधे सच के जीत बताते हैं, और जरूरी नहीं है कि आपकी पार्टी का जो पार्टी के मान लीजिए बाल ठाकरे जी के द्वारा शिवसेना का निर्माण किया गया था, उनके पुत्र जो है दो, उनको ही पार्टी का वारिस माना जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग रहते हैं और दलों में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम किया जाता है, अगर वहां पर बहुमत की बात की जाती है तो वारिस पार्टी का प्रमुख हकदार वही होगा जिसके पास बहुमत होगा। तो यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए हम अब बाल ठाकरे जी जिंदा रहते हैं, ठीक ना, और ये पार्टियां वर्गीकृत हो जाती, तो भी ऐसी स्थिति में आपको यह क्या होता है कि आपको यह माना जाएगा कि जिसके पास बहुमत होगा वही चीजें आपको अचीव करेगा। तो इस प्रकार से चीजें आप लोग को ध्यान रखना है। हालांकि देखिए बहुत विरले ये सब चीज होता है, पार्टी विघटन, उसके बाद पार्टियों का बंटवारा, क्योंकि बहुत अमूमन ये सब चीजें रोजाना वाली चीज तो है नहीं ना। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, जब भी पार्टी का वर्गीकरण होगा तो वहां पर क्या चीजें होंगी। अब हम लोग बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश है भारत का अभिन्न हिस्सा, अमेरिका के द्वारा माना गया, अमेरिकी संसद में इससे संबंधित विधेयक। ये इतना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि भारत और चीन के संबंध के रिश्ते को यह स्पष्ट करता है, इसको है ना, ये बताता है कि भारत का अभिन्न अंग किस रूप से यह है। तो इससे रिलेटेड देखिए द्विपक्षीय संबंध के बारे में मैंने पहले भी चर्चा भारत चीन के संबंध में कर चुका हूं 22 अगस्त 2022 के वीडियो में। तो ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, न्यू स्टूडेंट को 22 अगस्त 2022 को का जो वीडियो है आप जाके देख लीजिएगा। भारत चीन के विवाद के क्षेत्र क्या है, जो भी चीन कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में, या तो सिक्किम के क्षेत्र में, भूटान का लगा हुआ क्षेत्र में जो विवाद का क्षेत्र है भारत और चीन के बीच, और तो उस पर मैंने चर्चा किया, चीन के साथ रिश्ते कैसे सुधारे जा सकते, उस दिन भी बात मैंने किया है। साथ ही साथ और भी डायलेमा पर बात की गई है कि उसको कैसे रोका जा सकता है। इस प्रकार से जब तिब्बत को अधिग्रहण किया था चीन के, तो उसमें भारत का स्टेटस क्या था, भारत का याद रखिएगा, भारत का स्टेटस था कि आपको इन सब क्षेत्रों में भारतीय संप्रभुता को चीन का दावा नहीं रहता था, पर चीन तिब्बत पर जैसे ही वो कब्जा करते जाता है, भारतीय सीमा के साथ उसकी सीमा साझा होती है, और किस प्रकार से वो अपने दावों को आप समझ ही सकते हैं। चीन किसी भी मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानता है, क्योंकि वो एक तरफी और एक देशीय रूप से नजरों से देखता है। दक्षिणी चीन सागर में तो किसी का दावा समझता ही नहीं, तो ये तो भारत की सीमा है। सोच के देखिएगा, जहां पर स्पष्ट तौर पर बोला गया है 12 नॉटिकल मील से समुद्री सीमा ही केवल उस देश का समुद्री सीमा हो सकता है, तो ये 9 डैश तो अलग एक कॉन्सेप्ट लेकर चलता है। इसलिए इस पर हम कैसे दबाव कर सकते हैं, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि हम अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनते हैं, सबसे बड़ा उपभोक्ता के तौर पर है, तो चीन का प्रतिद्वंदी हम जब तक नहीं बनेंगे, चीन को हम एक टेबल पर, बार्गेनिंग टेबल पर नहीं ला सकते। वो इसी प्रकार से मनमानी करता रहेगा। मान लीजिए मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था, उन सब चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और जो नए स्टूडेंट है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को कि इसकी न्यूज एनालिसिस नहीं हो रही है। आपको 22 अगस्त के न्यूज में विस्तृत चर्चा किया गया, जो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल होता है कि जो चीज़ें एक बार कराई दी जाती है उसको दोबारा नहीं कराया जाता है, कि नए टॉपिक को कवर किया जाता है। आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों को समझते चले जाएंगे, और एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप रेगुलर आप चीज़ों को कवर करना शुरू कर देंगे। तो क्या करना, 22 अगस्त की वीडियो को देख लेना है और कवर करना। आज हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में जो
आपको उस सदन सीनेट में, जो अमेरिकी संसद के उस सदन जो सीनेट है वहां पर क्या हलचल हुई, उसके क्या मायने, उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ बात, यहाँ समझने वाली बात यह है ना कि अमेरिकी संसद में क्या हुआ, उस सदन में सीनेट में क्या भारतीय द्विपक्षीय संबंधों पर आधारित विधेयक पेश किया गया था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव किया। यह प्रस्ताव अरुणाचल प्रदेश चीन के उस दावे को खारिज करता है जिसमें यह बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश का 10 को उसका हिस्सा है, बता रहा है। इस पर अमेरिकी जो रुख है, अरुणाचल प्रदेश के लगने वाले वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, पर चीन के हरकतों को क्या रोकने में मदद मिलेगी भारत को, क्योंकि वैश्विक समुदाय भी इसको समझता है। अमेरिका समझ रहा है तो बाकी सभी देश समझेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर ये सब चीजों को ध्यान रखने की बात है। यहाँ पर कुछ विधेयक में बातें की गई, उसको याद रखना चाहिए आप लोग को। अरुणाचल प्रदेश शहरों और कस्बों में देखिए के नाम पर मंदारिन भाषा में रखने कड़ी आलोचना की है, क्योंकि वो भाषा के आधार पर भी क्या कर रहा है, भाषा के आधार पर भी वो इन चीज़ों को मॉडिफाई कर रहा है। तो इसको ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, ताकि है ना क्या करना है कि आप मिसमैच ना हो। साथ ही भूटान भूमि पर चीन के विवाद को भी इसने क्या किया, निंदा किया है। तो कुल मिलाकर यह बातें हैं ना, जो विवाद उत्पन्न हुआ है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का उच्चतम कोटि कैसे होता है, उसे अभी आप लोग देखिएगा। यह जो विधेयक है ना, किसके द्वारा लाया गया, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी दोनों ने जो दोनों के सांसद थे, बिल हेलगेट के ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया। अर्थात दोनों पार्टियां जो सत्ता में है और विपक्ष में, दोनों ही इस विधेयक को है ना संसद में लाता है, सीनेट में लाता है। क्या भारत में ऐसा कभी मुमकिन है कि हमारे पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियां किसी एक ऐसे विधेयक को ला सकता है जो सामाजिक और लोकतांत्रिक मान्यताओं को मजबूत कर सकता है? सोच के देखिएगा। ऐसे ही अमेरिका का लोकतंत्र विकसित लोकतंत्र नहीं कहा जाता, वैचारिक रूप से और भी संगठनात्मक रूप से हमारा लोकतंत्र महान हो सकता है, बड़ा हो सकता है, पर कहीं ना कहीं विकसित लोकतंत्र की कमियां यहाँ देखने को मिलती है, जहाँ इसके एग्जाम्पल यहाँ से दे सकते हैं। कभी भी आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि हमारा लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र वास्तविक रूप से बड़ा है पर वास्तविक रूप से अविकसित है, ऐसे अगर कभी प्रश्न पूछे आपको कहीं भी मेंस में, इंटरव्यू में, तो आप इस प्रकार के उदाहरण से ही उसको प्रूव कर सकते हैं कि कैसे वास्तविक रूप से बड़ा है पर वास्तविक रूप से अविकसित है। क्योंकि अब वैचारिक मतभेद इतना है, आप सोच के देखिए कि कोई हिडन वर्ग रिपोर्ट आता है जिस पर संसद है ना, संसद लगातार बंद होता है। कितने जयचंद यहाँ बैठे पड़े हैं, सोच के देखिएगा। कोई 5 साल की कंपनी, 10 साल की कंपनी आपको 10 को पुरानी कंपनियों पर कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाता है और उस पर पूरा घमासान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता यह है कि पार्टियां किसी खास व्यक्ति विशेष को प्रमोट कर रही है। ऐसा नहीं कि जो विपक्ष में आज है वो पक्ष जब वो अपने सत्ता में रहा, वो आपको किसी भी घराने बिजनेसमैन को सपोर्ट नहीं किया होगा। यह समान प्रक्रिया है। बस यहाँ समझने की बात क्या है कि हम इन सभी मुद्दों को कैसे देखते हैं, किस तरीके से इसका आकलन करते हैं, उसका निष्कर्ष कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए हिडनबर्ग ने ऐसा रिपोर्ट दिया तो हम वैश्विक लोकतंत्र की हम दुहाई देते हैं, वैश्विक लोकतंत्र का आचरण करते हैं, तो क्या होता कि पक्ष विपक्ष दोनों एक साथ बैठता और इस पर गहन अध्ययन करता है। क्या करता है कि ये समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई, कोई विदेशी कैसे हमारे देश के बिजनेसमैन पर सवालिया निशान कर सकता, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, ये कभी चर्चा करेगी? नहीं करेगी। तो यहाँ जयचंदों की भरी पड़ी ऐसे ही अब मान लीजिए भाजपा विपक्ष में आएगी तो वो भी यही काम करेगी, क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र का अर्थ यह समझा जाता है कि हम पक्ष में है तो हम सही है और विपक्ष में है तो वो सारे गलत है, पक्ष वाला गलत है। तो यह आरोप प्रत्यारोप का हमारा लोकतंत्र है। ध्यान रखिएगा, आरोप प्रत्यारोप का यह एक हद तक सही है पर यह सभी रूप में यह सही नहीं है। अर्थात लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए, ठीक ना, विरोध होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। एकमात्र विरोध का कारक नहीं होना चाहिए कि हर मुद्दे में हम केवल इसलिए इंडिविजुअल कर देंगे कि आप एक खास विचारधारा को लेकर चलते हैं तो हम हर मुद्दे पर आपका विरोध करेंगे। सोच लिए यह हिडन वर्ग या तो बीबीसी का जो मामला है, जो आप लोग को लगातार मैं समझा रहा था, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दोनों जगह पर क्या है कि भारत की संप्रभुता का बात हो रहा है कि कोई
थर्ड पार्टी कैसे भारतीय सवाल पर निशान करेगा, उसके लिए एक स्पेशल चीजें होनी चाहिए। जितने भी पक्ष विपक्ष के लोग हैं, एकजुट होना चाहिए था, संसद से लेकर बाहर गलियारों तक, मीडिया गलियारों तक, तो जाके इन सभी को है ना, इसलिए तो ये सब बाहरी आक्रमण हम पर हमेशा हावी रहते हैं। वो कभी भी ले लीजिए आप, कभी भी भारत पर जब आक्रमण हुआ है विदेशियों का, उसके पीछे लॉजिकली कारण नहीं रहा कि हमारे देश के लोग ही इतने जयचंद भरे पड़े हैं। अब सभी पार्टियों का मैं बात कर रहा हूँ, भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टियां हो, इतना आपस में लड़ेगा। उससे पहले राजा महाराजा लड़ा करते थे, जमींदार लड़ा करते थे, तो बाहरी शक्तियां क्या करता था, इसी प्रकार का छोटा मोटा एक बम फोड़ता था, उसके बाद आपस में लड़ा देता था, और उसके बाद अपना जो भी विस्तार करना था आसानी से वो कर लेता था। यहाँ पे ये समझने वाली बात है, इसी का आपको चीज समझने की जरूरत है इन सब चीजों से। क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, यही ले सकते हैं ना। वाद विवाद तो चीन और अरुणाचल के प्रदेश में मैंने आपको 22 अगस्त के वीडियो में समझा ही दिया, पर इस कॉन्सेप्ट से आप क्या समझ सकते हैं, देखिए वहां पर क्या उभर कर सामने आया है। तो आपको ये सब चीजें समझने होगी, बाकी वाद प्रतिवाद तो चलता ही रहेगा। और मैकमोहन रेखा के बारे में आपको लगातार पूछा जाता है। देखिए मैकमोहन बारे में यहाँ पर प्रश्न आपको सारी चीजें कवर की, 1914 में एक समझौता था, तो ध्यान रखिएगा ये सब चीजें आपको होनी चाहिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है वीडियो एनालिसिस तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि और भी स्टूडेंट मोटिवेट हो। केवल 2-4 स्टूडेंट ही कमेंट करते हैं, जो हमें लगता है यथाचित सही नहीं है। अगर मेहनत किया जा रहा है, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया जा रहा है, और आप लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करिए और लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास कीजिए, ताकि और भी लोग जुड़े हमसे और एक बेहतर प्लेटफॉर्म को स्थापित किया जा सके। देखिए आपके बिना हम नहीं है, और हम आपके बिना आप हमारे बिना नहीं हो सकते। क्योंकि देखिए यहाँ पर संघवादी प्रवृत्ति होनी चाहिए सभी में। संघवादी प्रवृत्ति मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक सभी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट बना के रखें। आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हम आपको बेहतर चीज़ें उपलब्ध करा सकते हैं। अगर ये दोनों में चेक एंड बैलेंस नहीं रहेगा तो स्थितियां बिगड़ने शुरू हो जाती है। तो आप लोग भी प्रयास कीजिए कि सभी लोग भरपूर, कंजूस इतना क्यों रहते हैं आप लोग, ये पहले मुझे बताइए। आप 1 घंटे का वीडियो जरूर देख सकते हैं, पर एक कमेंट नहीं कर सकते हैं बेहतर तरीके से, प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं फॉल्ट हो रहा है, समस्याएं उत्पन्न कर देगी हमारे आपके लिए। तो जरूर आप सपोर्ट कीजिए, ताकि और भी चैनल जो है वो देखे समझे यूपीआईएस क्यों इतना महत्वपूर्ण हो रहा है, क्यों ये जरूरी है यूपीआईएस का वीडियो एनालिसिस देखना, या अन्य और भी जो सेगमेंट चलते हैं उसको देखना। चलिए अब देखिए कि आपको केंद्र सरकार के द्वारा, जो गृह मंत्रालय के द्वारा, जम्मू कश्मीर के गजनबी आपको फोर्स है और जो खालिस्तान टाइगर फोर्स है, उसे क्या किया, प्रतिबंध घोषित किया गया है। तो गृह मंत्रालय इसे प्रतिबंध घोषित करता है, बस इतना ही पीटी फैक्ट याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है, हाल ही में गृह मंत्रालय किन गुटों को न आतंक प्रतिबंध घोषित किया है, इस पर प्रतिबंध लगाया है। तो ध्यान रखिए, आतंकवाद विरोधी कानून के तहत इस पर लगाया गया, और इस पर पहले भी मैं चर्चा कर चुका, आतंकवादी विरोध कानून क्या होता है ना, क्लास में भी कवर किया है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना, बस पीटी फैक्ट के तौर पर। और भी चीज़ें क्या यह पार्टी है, किस रूप से काम करता है, वो सब जानकारी की जरूरत नहीं है, वो आपको उतना डीप जाना भी नहीं है, ठीक ना। आतंकवादियों को उतना वैल्यू देना भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। वो इस प्रकार के कीड़े हैं ना, कि उसका है ना, न जमीन मिलेगा, न जर मिलेगा, न कुछ मिलेगा उसको। वो चीज़ें ध्यान रखिएगा। जो भी मानवता के लिए एक प्रकार का भी हानि करता है, वो उसके लिए जगह कहीं नहीं होना चाहिए, न आपके घर में, न हमारे घर में, न हमारे आपके विचारों में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इंडिगो ने 500 विमान का ऑर्डर दिया है। तो यहाँ पर क्या आपको जानकारी होनी चाहिए, यहाँ पर जानकारी यह होनी चाहिए, जो पीटी फैक्टर से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि कंपनी 1800 उड़ानें संचालन करे, जिसमें आपको जो भी भारत में उड्डयन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं, इनमें से 10% अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें इंडिगो का होता है। अभी हमारी सबसे बड़ी, अर्थात इंडिगो की सबसे बड़ी उड़ान तुर्की और इस्तांबुल की है, अर्थात इस्तांबुल और तुर्की तक इसका उड़ान सबसे लंबा। तो ये सब पीटी फैक्ट के तौर पर पूछ सकता है, और पूछता भी है। ध्यान रखिएगा, भारत में अभी तक केवल 7.3 लोगों के पास पासपोर्ट है, अर्थात पासपोर्ट तभी जरूरत होता है जब हम भारतीय सीमा को छोड़कर विदेश में कहीं जाते हैं। तो 7.3% लोग ही भारत से बाहर जाने का रेगुलर जो भी चीज़ें पासपोर्ट के जरिए कर रहे हैं। तो याद रखिएगा,
7.3 लोगों का आंकड़ा याद रखिएगा। और डेमोस्टिक जो है घर में अपने राज्यों से दूसरे राज्यों में जाने बहुत लोग करते हैं, पर ये सब आंकड़े कहीं ना कहीं आपको कभी काम दे देंगे, और ये सब छोटा छोटा है पर आप लोगों को याद रखनी चाहिए। सॉरी। अब दूसरा याद रखना है, पीटी फैक्ट फेस्टिवल का उद्देश्य क्या है। दिल्ली को हरा भरा बनाना सिसोदिया जी के द्वारा बोला गया। द गार्डन ऑफ 5 सेशंस, G20 के लिए गार्डन ऑफ यूनिटी सज धज के तैयार है। यहाँ पर महोत्सव मनाया जाता है। तो पीटी फैक्ट के तौर पर आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, यह कहाँ आयोजित किया गया, तो दिल्ली में आयोजित किया गया। तो आगे हम लोग बात करेंगे और कहानियां बाद में होगी। चलिए एक और देखिए, बीबीसी के मामले में आपको याद रखना चाहिए। अब 2-3 चीजें मैं फिर वही बात बोलूंगा कि कैसे भारतीय संदर्भ में समझने की जरूरत है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले में वर्तमान प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दिए हुए है, उस पर सवालिया निशान खड़ा करना हमारे लोगों को कहीं ना कहीं हमारे लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उस पर सवालिया निशान करने वाली बात हो जाती है। अब कोई बीबीसी रिपोर्ट है या कोई भी रिपोर्ट है, उसको विश्व के अन्य देशों में जो रिपोर्ट है, अब ये कभी पाकिस्तान के आतंकवाद पर कभी रिपोर्ट बना ले भाई साहब, या अमेरिका द्वारा जो किया गया था उस पर भी आप लोग वियतनाम युद्ध के संदर्भ में, या तो फिर आप बीबीसी के द्वारा ब्रिटेन के जो औपनिवेशिक विचारधारा को विकसित करने के लिए जो हथकंडे अपनाए गए थे अन्य देशों से, भारत अन्य देशों से, अफ्रीकी कंट्री हो, भारत कंट्री हो, जहां पर उसका दबाव बनाया गया था औपनिवेशिक सरकार का, किस प्रकार से मानव अधिकारों, मानव सभ्यताओं को तार तार किया गया था, कभी इस पर बीबीसी के द्वारा रिपोर्ट बना लिया जाए। तो ये सब नहीं करेगा। ये सब होता क्यों, किया क्यों जाता है। मान लीजिए अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया था जिसमें विश्व के सबसे चहेते नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी को रिपोर्ट में शामिल किया गया था ना। तो इनके आइडिया को है ना, आइडियाज को, इनके छवि को समाप्त करने के लिए, उसको धूमिल करने के लिए इस प्रकार के रिपोर्ट को उसी समय जारी किया जाता है जब आप उस समय कोई व्यक्ति विशेष आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या होगा कि यहाँ पर उनको बिना पैसे खर्चे हुए इनकी पब्लिसिटी मिल जाएगी और ऑटोमेटिक इनके जो हिडन अदृश्य शक्तियां उनके उद्देश्य पूर्ति हो जाएगा। देखिए निश्चित तौर पर मान के चलिए यह बीबीसी का यह नहीं होगा, यह कहीं अदृश्य शक्तियों के द्वारा प्रयोजित रूप से इसे लाया गया होगा। क्योंकि देखिए बात होता है, अगर रिपोर्ट जारी करना होता है तो बहुत पहले भी जारी किया जा सकता है। तो हमारे प्रधानमंत्री 2 कार्यकाल के तौर पर काम कर रहे हैं, आपको क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री लगता रहे हैं, डायरेक्ट गुजरात में सीएम के तौर पर है, तब तक बीबीसी कहाँ था, बीबीसी कहाँ था। जब इस प्रकार के रिपोर्ट देखते हैं लगातार इन पर, हमारे देश के प्रधानमंत्री पर ये सब चीजें होती हैं, कोई भी व्यक्ति विशेष अगर इस प्रकार के चीजों को संलग्न है, तो यहाँ पर क्लीन चिट दी गई है ना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लीन चिट के कोई भी सबूत उनको नहीं मिला है। और मिला भी है तो मान लीजिए, अगर मान लीजिए 1% अगर ऐसा हुआ है, मान के हम चलते हैं, तो क्या उसके बाद जब ये सीएम बने हैं गुजरात के बाद, उसके बाद कोई भी दंगा गुजरात में हुआ है? तो इसकी वस्तुनिष्ठा की जांच कौन करेगा कि अगर कोई व्यक्ति विशेष इस प्रकार के कार्यों में रहा भी होगा, मान के चले हम रहा भी होगा, पर उस व्यक्ति विशेष के कार्यकाल में कभी ऐसी दंगा नहीं हुई, तो उस अचीवमेंट का प्रकाशन कौन करेगा? तो यहाँ पर देखिए एक तरफा दोगली पत्रकारिता इसको बोली जाती है। कथनी और करनी में अंतर होता है। मैं साफ शब्दों में बोलूं, कथनी और करनी में जिसका अंतर होता है, तो इसी प्रकार की चीजों को करता है। जहां पर उसे लाभ होगा उन सब चीजों को बेहतर तरीके से दिखाएगा, जहां लाभ नहीं होगा उसको विचार करेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर जब गुजरात के लंबे सीएम कार्यकाल के तौर पर रहे थे, तो वहां पर कभी भी आपको इस प्रकार से घटनाएं नहीं हुई है, दंगा नहीं हुआ है, तो इसके पॉजिटिव छवि बनता ना। तो कभी भी किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी पत्रकारिता के क्षेत्र जो हाउसेज है, वो कभी भी इसको नहीं, पॉजिटिव न्यूज को नहीं लाएगा। अरे देख लीजिए बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बोला ना, किसी व्यक्ति विशेष, संस्था या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पॉजिटिव बातें निकालना 5 पॉइंट बहुत मुश्किल है, पर 50 नेगेटिव पॉइंट निकालना बहुत आसान है। तो इसलिए इसी चीजों को और इससे ज्यादा पब्लिसिटी भी मिलेगी। जितने जयचंद है अब खड़ा हो जाएंगे। अब सोच के देखिए, किसी व्यक्ति, पीएम पर सवाल कर दिया गया है ना,
मान लीजिए पीएम बनने से पहले उन्होंने चुनाव आयोग में अपना सब भी हलफनामा दायर किया हुआ 2 बार। अब सारे संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, तो इसका क्या करेगा? अब मान लीजिए कल कांग्रेस के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं ना, बार बार बोल रहे हैं सीवी आप संसदीय समिति की नियुक्ति कीजिए। अब मान लीजिए इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था आपातकाल, अब है कि इस पर कोई बीबीसी जैसे न्यूज के द्वारा आपातकाल की स्थितियां को आप किसी ऐसे कॉन्सेप्ट को डेवलप करें जिसमें देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब होती है, तो क्या उस तरह दूसरे पक्ष के दल है, क्या उनको भी ऐसे ही करना चाहिए? तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक जो विकसित विकसित का जो कॉन्सेप्ट वो कहीं ना कहीं कमजोर है। इसी में देखिए ब्रिटिश संसद के जो एक सांसद हैं, दुराचार का वीडियो माना इनको है प्रधानमंत्री मोदी की बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को। क्यों? क्योंकि देखिए उन्होंने तथ्य दिया है कुछ, उसको जानने की जरूरत है। क्या है? लगातार, एक सेकेंड, लगातार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अर्थव्यवस्थाएं प्रगति के मार्ग पर ले जा रही है। भारत लाजवाब काम कर रहा है। ब्रिटिश सांसद के बाब जो है बॉब ब्लैकमैन, उनके द्वारा ये बातें की गई है। बीबीसी के जो डॉक्यूमेंट्री है दुराचार का वीडियो, उसी देश का जो कोई सांसद है वो ये बात को जान रहा है, पर हमारे देश के लोग इसको कहीं सीरियस नहीं लेते। तुच्छ पत्रकारिता का ही बहुत शर्मनाक रूप ये बताते हैं। तो देखिए कितना लो लेवल पर जाकर पत्रकारिता का स्तर गिर गया है। ब्रिटिश सांसद ने कहा कि इसे कभी भी रिलीज नहीं किया जाना चाहिए। देखिए मैं आपको क्या बोला अभी आपको, हम पॉजिटिव बातों को ले जाएंगे तो जाकर हमारा समाज मानव जो सभ्यताएं है वो कहीं विकसित होगी। नेगेटिव चीजों को इम्पैक्ट करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आपको समझने की जरूरत है कि हम वर्तमान और भविष्य पर अवधारणा विकसित कर सकते हैं कि वो उस पर जो भूत में हो चुका है या ऐसी प्रवृत्ति कभी रही होगी और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर टिप्पणी के साथ इसे बातें की थी। यहाँ पर ये सब चीजें समझने वाली बात है कि इस सभी चीजों को 2002 का जो दंगा था कहीं ना कहीं चीजों को वो अलग तरीके से किया गया था। उस समय क्या हुआ नहीं हुआ किस तरीके से चीजों को समझने की जरूरत है। सभी एक तरफ से ताली तो नहीं बजाओ, कभी भी ताली एक हाथ से बज सकती है, सोच के देखिएगा। पर उसके लिए किसी खास लोगों को ही क्यों को टारगेट किया जाएगा? तो यहाँ पर इतिहास के साथ हम उस संदर्भ में समझने की जरूरत करेंगे जो वास्तविक रूप से व्यवहारिक नजर आता है। तो यहाँ पे यही बातें की गई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। चलिए नीचे आ जाएंगे। देखिए केस स्टडी आपको यहाँ पर एक और मिल गया, पद्म पुरस्कार जिनको मिला है, उमा शंकर पांडे जी को। ये क्या करते हैं, लगातार पानी के पहरेदारी के लिए उमा शंकर को जाना जाता है। वो जो मेड़ होता है ना, खेत में मेड़ जो बना रहता है उससे कैसे पानी संचित किया जा सकता है उसके बारे में इनके जल संरक्षण के संदर्भ में बहुत ही अच्छी तरीके से काम किए। इसके लिए पद्म पुरस्कार इनको दिया गया और इनको बहुत से पुरस्कार से भी सम्मानित किया। जो यूपी पीसीएस का स्टूडेंट है उनको यह आंकड़ा याद रखना चाहिए, ताकि जब भी आपके यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछे तो आप इससे कंफ्यूज ना हो। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए नवम रेबिया फैसला पूर्ण विचार के लिए बड़ी पीठ को भेजने सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। और वही मामला है जो मैंने आप लोगों को पहले भी कल भी शायद मैंने इस पर चर्चा किया हो, जिसमें ये बातें की गई है। क्या बातें की गई हैं कि नवम रेबिया फैसला पूर्ण विचार के लिए नहीं मान जाएगा। 2016 में अरुणाचल प्रदेश के मामले में फैसला सुनाते हुए 5 जो संवैधानिक पीठ था वो क्या कहा था, विधानसभा स्पीकर सदन में अपने विरुद्ध रिन्यूअल के पूर्व नोटिस लंबित रहते हुए क्या करता है, नोटिस लंबित रहते हुए विधायकों की योग्यता याचिका पर फैसला नहीं कर सकता। अर्थात जब जो अध्यक्ष है वो अगर रिमूवल हो रहा है, उसकी अध्यक्षता समाप्त हो रही है, तो किसी भी पार्टी के है ना, पार्टी के जो विधायक हो उनकी योग्यता पर सवालिया निशान नहीं लगा सकता या उसके संबंध में जो सदन में लाया गया है उस पर कोई फैसला नहीं ले सकता। ये बातें की गई थी। अब इसी के संदर्भ में एक नाथ शिंदे का जो विभाजीकरण हुआ था शिवसेना का, उसमें स्थितियां उभरी थी। इस पर मैंने आप लोगों को चर्चा भी पहले किया है, तो एक बार देख लीजिएगा। उस बात को मैंने भी चर्चा किया उस संदर्भ में उस दिन, तो विस्तृत तरीके से देख लीजिएगा ताकि चीजें कवर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे।
चलिए, उसके बाद 5 महीने बाद पुनः भारत की धरती पर आज दूसरी बार कदम रखेंगे चीते। तो उससे पहले एक सेकंड, क्लास स्टार्ट हो गई है क्या? देखिए, भारत में चीता लाने का प्रक्रिया लगातार जारी है और अगले 8 से 10 वर्ष में प्रत्येक वर्ष 12 चीते लाए जाएंगे भारत अफ्रीकी देशों से, ठीक ना। ये एग्रीमेंट हुआ है और 17 सितंबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा निबिया से जो लाए गए थे 8 चीते कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, वो पहली बार आया था। अब दूसरी बार हुआ है तो निमीबिया से ही आ रहा है। तो याद रखिएगा, निमीबिया के बारे में अच्छे तरीके से आप लोग वर्ल्ड मैप में देख लीजिएगा इसका स्टेटस। साथ ही साथ कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी रखिएगा, यह लगातार चर्चा में रहेगा। इस बार 12 चीते पुनः आएंगे अफ्रीकी कंट्री से, जिसे भी आप लोग याद रखिए। ग्वालियर महाराजपुरा एयर टर्मिनल पर उतारा जाएगा। जो इस बार 12 चीते जो आ रहे हैं तो उसे आप लोग याद रखिए, उसके कूनो राष्ट्रीय उद्यान जाएगा। ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा। चलिए, एक केस स्टडी आप लोग को याद रखना है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले संतानों पर समर्थन करें माता पिता। ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो रेखा शर्मा उनके द्वारा की गई है। अब बातें या 2-3 चीजें याद रखिएगा। केस स्टडी के तौर पर आपको जब भी पेपर 4 में पूछा जाएगा तो यह 2 डायलेमा आपको याद रखना है। एक, पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका क्या हो सकता है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है। क्या हमारा सामाजिक जो ताना बाना है उसमें क्या लिव इन रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या शहरों तक ही सीमित है या गांवों तक भी आया हुआ है। क्या शहरों में से स्वीकृति प्राप्त है या गांवों में स्वीकृति प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा जब यहाँ प्यार मोहब्बत की चीज़ों को ही हमारे सामाजिक दायित्व, सामाजिक जो ताना बाना, उसमें वास्तविक रूप से समर्थन प्राप्त अभी तक नहीं हुआ है। अभी भी बहुत से जहदोजहद करना पड़ता है। तो यहाँ से लिव इन रिलेशनशिप है जहाँ पर क्या एक साथ एक कमरे में या एक ही फ्लैट में लोग रह रहे हैं और उस अनुभव कर रहे हैं कि हमें शादी से पूर्व कैसी स्थितियों को हैंडल करना है, उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग को कायम करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा सामाजिक ताना बाना क्या है, इसे समझने की जरूरत है। हम बहुत इस मामले में देखिए, इस मामले में है ना, हम उन अवधारणाओं को विकसित नहीं कर सकते जो यूरोपियन कंट्री में लगातार कुछ कुछ सदियों से विकसित हो चुकी है। हम अभी विकसित विचारधाराओं के रूप में जानते हैं। ये लिव इन रिलेशनशिप हमारे देश में भी आएगा, पर ध्यान रखिएगा कभी कभी कहीं कहीं है अपने विकास के दौर पर चल रहा है, तो हमें उसे समय देने की जरूरत होगी। लिव इन रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसे हमको समय देने की जरूरत है। अब ऐसा नहीं है कि हम उसे तत्काल रूप से क्या करेंगे कि अभी ही सभी सामाजिक मान्यताओं के रूप में इसे मान्यता मिल जाएगी। इसको भी अपना सारी लड़ाई लड़नी होगी, सारी कठोर कसौटियों के संदर्भ में। मान लीजिए सती प्रथा कभी हमारे यहाँ था ना, बाल विवाह था, वो धीरे धीरे समाप्त हो गया, बहुत कमी आ गई। बाल विवाह हालांकि अभी भी होता है पर काफी कम रूप में देखने को मिलता है ना। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर चीजें समझी कैसे जाएगी। तो इस प्रकार का जब भी केस स्टडी आएगा ना, तो उसमें क्या आपको देना है कि सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक ताना बाना हमारे सोसाइटी में किस प्रकार से। अब इसका देखिए, एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, एक नेगेटिव पॉइंट भी। सामाजिक ताना बाना अगर रहता है बेहतर तरीके से तो हम दायित्व और नैतिक जिम्मेवारी के साथ अपने सभी चीज़ों को कवर करते हैं। नहीं तो सामाजिक ताना बाना कमज़ोर होता है, हमारा समाज परिवार बिखरता है। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट इसका हो जाता है। तो सारे डायलेमा को आपको समझने की जरूरत है। इसी संदर्भ में लिव इन रिलेशन को भी आप एक दृष्टि या प्रथम दृष्टि ये नहीं बोल सकते हैं कि लिव रिलेशनशिप किसी भी सोसाइटी के लिए सही है और किसी सोसाइटी के लिए गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं ना, उसको मौन स्वीकृति किस रूप से दे रहे हैं या सामूहिक स्वीकृति किस रूप से दे रहे हैं, ये 2 आधारों पर आप इसे आकलन कर सकते हैं। तो देखिए, अब जो इसके समर्थक में लोग होंगे वो लिव इन रिलेशन को क्या बोलेंगे, बेहतर है, हमें जानने का हक होना चाहिए, यह बहुत ही बेहतर है। पर जब कोई लिव इन रिलेशन में रहता है, किसी व्यक्ति विशेष का क्या होता है, जब जरूरतें होती है पूरा हो जाता है, जब जरूरतें समाप्त हो जाती है, उसे अन्य लोगों के साथ रिलेशनशिप डेवलपमेंट करना होता है,
तो विवाद जब उत्पन्न होता है वो अचानक ही इसे तोड़ के बाहर हो जाता है। उसके बाद उसके लिए कोई न्यायिक व्यवस्था, उसके बाद कोई किसी प्रकार से इसके लिए फिर उसके बाद क्या होता है, हम कोर्ट में जाते हैं तो क्या करते हैं, शारीरिक शोषण का दावा करते हैं। तो क्या लिव रिलेशनशिप का अंत जो होगा इसी स्तर पर आएगा कि कोई महिला किसी पुरुष पर अगर अलग होने की स्थिति में शारीरिक शोषण का है ना, शारीरिक शोषण का केस करेगी या उसके लिए वाद लेकर आएगी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कहीं भी अपना लेके जा रही है न्यायालय व्यवस्था में। तो क्या आपको सोच के देखिएगा, तो क्या यह वास्तविक रूप से लिव एंड रिलेशनशिप का जो स्वच्छ वातावरण हम स्थापित करने के इस प्रकार के विचार रख रहे हैं, क्या उसका अंतिम परिणाम यही होगा? दूसरा, अगर कोई ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाता है जहां पर लिव रिलेशनशिप में ताना बाना उत्पन्न आपको जो दो व्यक्तियों के बीच हो जाता है, अनबन हो जाती है, वैसी स्थिति में कोई पुरुष महिला साथी का हत्या कर देता है, हाल ही में एक हत्या हुआ है ना, और फ्रिज में रख देता है, इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ती है। या लिव इन रिलेशनशिप, आफ्ताब के मामले में भी लिव इन रिलेशनशिप ही एक प्रकार का था पहले शुरुआती दौर में, वो फिर उसके बाद वो कुछ साथ रहने लगते हैं। तो क्या ऐसे मामले में सरकार या तो सामाजिक दायित्व या सामाजिक संस्थाएं क्या करेगी? तो सोच के देखिएगा, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इसलिए मेरे समझ में अगर लिव इन रिलेशनशिप को अगर इस प्रकार की बातें की जा रही है ना, उसको लिए वेट करना चाहिए। सोसाइटी को इतनी विकसित होनी चाहिए, लोगों को इतना विकसित होना चाहिए कि हम इन विचारधाराओं को है ना, इन विचारों को समान प्रकृति के रूप में देखें। जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, पूजा खान पान करते हैं, वैसे ही अवधारणाएं कैसे पहले एलबीजीटी जो समुदाय था उसे हम एक साथ रहना, एक साथ जाना, एक प्रकार किसे हम लोग अस्वीकृत रूप से देखते थे, हम उनसे अलग होना चाहते थे। हम अगर मान लीजिए भीड़ में कोई इस प्रकार के सोसाइटी के लोग आने लगे तो क्या हुआ कि हम एक तरफा नजरिया बना लेते थे। हालांकि उनके आशीर्वाद पाने के लिए है ना बहुत सी चीजें की जाती थी, फिर भी हम सामूहिक रूप से नहीं क्या करते थे, उनको अलग मानते थे। पर धीरे 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 इन्होंने अपना पूरा आंदोलन किया, वैधानिक रूप से मान्यताएं प्राप्त की, उसके बाद इनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फ्रीडम दिया जाता है। तो सोसाइटी अब धीरे धीरे इसे अडॉप्ट कर रही है ना। बहुत जगह देखते हो आपके आसपास के सोसाइटियों में इनका अब बेहतर तरीके से ये अपना जीवन, अब नौकरियों में इनको नौकरियों में अवसर दिया जा रहा है। तो धीरे धीरे इन्होंने सोसाइटी में अडॉप्ट हो रहे हैं। तो वैसे ही लिव इन रिलेशनशिप को सोसाइटी में अडॉप्ट होने के लिए क्या देना चाहिए, समय देना चाहिए। हम किसी विचार को एक तरफे नज़र से नहीं। अब हम लोग बात करना जाति निर्माण में अटकलबाजियाँ जो हो रही है उसके संदर्भ में। क्या जाति समूह पौराणिक रूप से हमारे सभ्यताओं में विकसित हुई, इसके बारे में बात की जा रही है। तो जाति के प्रश्न कभी भी सतह पाए जातीय निर्माण किसने किया, इसको परखने के लिए पिछले 100 साल ही दिखता है कि जातियों की सूची बनाना, उसमें ऐसा वैसा जो भी मूल्य है, मूल्य देना शासकों के लिए किया गया था। पहले ब्रिटिश शासकों ने किया, उसके बाद फिर हमारे स्वदेशी शासकों ने किया, न कि विद्वानों या पंडितों ने किया है। यह विद्वानों और पंडितों के द्वारा जो दिया गया अवधारणा नहीं है। मान के चलिए आप जो पहले शासक ब्रिटिश शासक थे, उसके बाद स्वदेशी शासक, इसके लिए आधार आपको बताया जा सकता है, इसे देखने की जरूरत है। पारंपरिक हिंदू समाज में जातीय एकता और जुड़ाव का आपको आधार मानी जाती थी। अपने अपने समूह क्या थे, आर्थिक सुरक्षा की बात करते देखते थे ना, पहले कार्य के आधार पर जातियों का वर्गीकरण किया जाता था। जैसे आपको 17वीं शताब्दी में चर्चा करता है मेगास्थनीज, आपको याद रखिएगा, सॉरी 17वीं शताब्दी में 5 से 7वीं शताब्दी के बीच जो चौथी शताब्दी के बीच में हिंदू कौन था, मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। हिंदू सभ्यता 7 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। 7वीं शताब्दी में याद रखिएगा, 7वीं शताब्दी में आपको चीनी यात्री हेनचांग जो आया था, उसके द्वारा भी जातियों को देखा गया। सबसे पहले 1891 में जनगणना के अंग्रेजी ब्रिटिश अधिकारी असंख्य जातियों को नोट करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, इससे पहले 17वीं शताब्दी में एक वो आपको दक्षिण भारत में रह रहे जर्मन मिशनरी जो थे, उसमें आपको बार्थोलोमियस जिगनबाग ने लिखा है कि 1/3 लोग अपनी जाति से भिन्न काम किया करते थे। उनके शब्दों में पद संबंधी राजकीय क्रियाकलाप जैसे सभासद, शिक्षक, पुरोहित, कवि, यहाँ तक कि राजा भी होना किसी विशेष समूह का अधिकार न था, बल्कि सभी के लिए खुला अवसर था। तो हमारे यहाँ 17वीं शताब्दी तक चीजें देखी ऐसे ही था कि वर्ग का वर्गीकरण किया गया था, पर सभी चीजों में समान अवसर थे सभी लोगों को शामिल होने के लिए। वो कहीं भी राजा का पद हो या शिक्षक हो, सभासद हो, पुरोहित हो, कवि हो,
अपने योग्यता के आधार पर वो हो सकते हैं, और हमारे वेदों में ऐसे ही बातें की गई है। पर ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पर अंग्रेजी अधिकारियों ने असंख्य जातियां नोट की 1891 के जनगणना के बाद, तो स्थितियां दूसरी तरफ जाने लगी। जैसे ब्रिटिश प्रशासक जो हर्बर्ट रिस्ले है, 2378 जातियां और 43 नस्लों का उल्लेख किया था 1891 के जनगणना के संदर्भ में। रिस्ले के अनुसार हर जाति एक नस्ल होती थी जिसमें अपनी भाषा थी। अब इन देखिए, बात हुआ कि जिस देश में इस प्रकार की इतनी संदर्भों में चीज़ें नहीं थी, तो वहाँ पर भारत में इस प्रकार के चीज़ें उभर कर सामने आई, उनके द्वारा आकलन किया गया। सैकड़ों जातियाँ, दर्जनों नस्लों के निर्माण तो अंग्रेजों ने ही किया था। अगर जनगणना इस प्रकार से की गई जिसका वर्गीकरण जातियों और नस्लों के संदर्भ में किया गया था, तो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था ना। उसके बाद बहुत से लोग, उस समय के जो विद्वान थे, उनके द्वारा मजाक भी उड़ाया गया था। उसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल का, आपको याद रखना चाहिए, उनकी पुस्तक पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 में यहाँ तक जातियों को यूरोप के विविध रोजमर्रा में लगे समूहों जैसा बताया, जिनमें कोई विद्वेष किसी ने नहीं देखा था। तो मिल के, स्टुअर्ट मिल के लेख से भी समझ जातियों में वर्गीकरण का विभेद नहीं देखने को मिल रहा था, किसी प्रकार का द्वेष नहीं देखने को मिल रहा था। ये सब चीजें आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद केवल सम्मान के प्रति, जो केवल उनके प्रति सम्मान सभी में नोट किया। ब्राह्मण जो थे उनका दबदबा नहीं देखा। देखिए, विद्वान जो थे, अनेक विदेशी विद्वान, अवलोकनकर्ता आदि, भारत में ब्राह्मणों को कोई दबदबा नहीं देखा था, केवल उनके प्रति सम्मान के सभी नोट देखे गए थे। जर्मन लेखक जो है एडरसन, उनके द्वारा प्राच्य जो यात्रा किया गया था, प्राच्य यात्रा वृत्तांत जो 1659 में लिखा गया था, गुजरात में सबसे प्रभावशाली वैश्य थे, न कि ब्राह्मण थे। तो यहाँ पर जो ब्राह्मणवादी विचारधारा जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, जो बहुत से लोग ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अम्बेडकरवादी स्वयं को बोलते हैं, पर अम्बेडकर के कॉन्सेप्ट का वो 1% भी चीज़ों को नहीं समझते, और अम्बेडकरवादी बोलकर क्या बोलते हैं, ब्राह्मणवादी या तो इस प्रकार की विचारधाराओं को विकसित करते हैं। अम्बेडकर अगर बुद्ध के मार्ग को अपनाए थे तो बुद्ध मध्यम मार्ग को अपनाते थे। अब बुद्ध मध्यम मार्ग में सभी क्या कहते थे, सभी लोगों को वास्तविक जीवनता का अधिकार देते थे। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को समझने की जरूरत है। आप जानते हैं, एक बात समझिए, जितना ज्ञान कम हो उसका ज्ञान उतना ही झलकता है ना। जिसको ज्ञान अधिक हो उसके ज्ञान झलकेंगे नहीं, उसके प्रभाव झलकेंगे। जैसे घड़ा जितना कम भरा रहता है वो उतना ही बाहर छलकता है, पर भरा घड़ा कभी छलकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। वैसे ही इस कॉन्सेप्ट में, जैसे अभी वर्तमान स्वरूप में देखने को मिलता है ट्विटर, फेसबुक या भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, वहाँ पर इस प्रकार की विचारधारा लगता है कि सभी श्रेष्ठ है, और उनसे कोई, मैं तो बहुत ऐसे मेरे मित्र हैं फेसबुक पर जो आपको आईएएस है, आईपीएस है, बिहार से लेकर यूपी में पोस्टेड अधिकारी है, उनके द्वारा भी ऐसे वैचारिक चीज़ों को देखा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए हिंदू धर्म में कोई, हिंदू सनातन धर्म में कोई आपको कुरीति नजर आता है, तो क्या करते हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा से प्रभावित होकर उसका आकलन करते हैं। उनसे मैं बस यही सवाल करता हूँ कि सर्न कंपनी है, फिजिक्स लाइब्रेरी है, जो विश्व की सबसे वैज्ञानिक फिजिक्स लाइब्रेरी, जिसने गोल्ड पार्टिकल को खोज की थी, याद होगा आप लोगों को, जिस पर एक बार परियोजना चला था सर्किल ऑफ ग्रेविटी के संदर्भ में, जहां पर गोल्ड पार्टिकल की खोज। उस फिजिक्स लाइब्रेरी में नटराज की मूर्ति, जो नाचते हुए नटराज है ना, नृत्य करते हुए, जो विकराल नटराज जिसे हम लोग बोलते हैं, उस मूर्ति रखा गया। उसके बारे में जो डॉक्यूमेंट्री वहाँ लिखी गई है, डॉक्यूमेंट से लिखी गई है, उसको किस संदर्भ में समझता है यह विचारधारा के लोग। आज तक मुझे किसी भी आईएएस, आईपीएस या ये इस प्रकार के अधिकारियों में, लगातार मेरे फेसबुक आईडी पर आप जाके चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने इनसे सवाल, आज तक उनका रिपीट जवाब नहीं आया कि ऐसा क्यों है। तो जब इस फिजिक्स लाइब्रेरी, जो विश्व के सबसे बड़े विचारधाराओं के संदर्भ में जो लोग हैं, अगर उनको समस्या नहीं है, तो फिर आप एक छोटी सी जानकारी, छोटी सी नौकरी लेकर आप इतनी बड़ी विविधता को, इतनी बड़ी समस्याओं को कैसे सुलझा सकते हैं, सोच के देखिएगा। उसके बाद हम न्यूटन या तो आइजनहावर या तो बहुत से ऐसे विचारक हैं, जो सिगमंड फ्राइड है, जो विचारक रहे हैं, उनके विचार से अधिक जानकारी अभी तक लिए हुए। सोच के देखिए और स्वयं आकलन कीजिएगा, क्या न्यूटन से हमारे पास अधिक दिमाग है, अधिक सोचने की क्षमता है? जब वो, बहुत से वैसे विदेशी राइटर है, ऐसे वैज्ञानिक हैं, जो अपने विचारों में मौलिकता के लिए भारतीय ग्रंथों, भारतीय रीतियों का उल्लेख करते हैं, तो क्या हम
केवल इस मात्र से ही विरोध करेंगे कि यह कभी शोषण का कारक रहा था, तो शोषण का कारक किस संदर्भ से रहा था, कब से प्रारंभ हुआ है, ये सब चीजें आपको कौन बताना जाएगा। हाल ही में देखे होंगे विवाद उठा था आपको बिहार के मंत्री के द्वारा, एक यूपी में मंत्री के द्वारा रामचरितमानस के कुछ दोहे पर और रामचरितमानस के ग्रंथों को फाड़ा गया था, प्रतियों को फाड़ा गया था। पर यह नारी के संबंध में ताड़न का अधिकारी के बातें की गई थी, तो उसके मौलिक अर्थ को कभी कोई समझा था, मौलिक अर्थ को समझा था, व्यवहारिक स्तर को कोई समझा था, क्यों इसके संदर्भ में बातें की गई थी। अब ताड़न का अर्थ हर जगह हर तरीके से लगाया जा सकता है ना। अब ताड़न का अर्थ किस संदर्भ में लगाया गया और बोलते हैं कि अब शोषणकारी था, तो आपको रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया ये नहीं पता है। तो सोच के देखिएगा, जब यहाँ पर बातें की गई है, अब हम है ना, हम और आप क्या होते हैं कि आधुनिकता के युग में, आधुनिकता के क्रम में थोड़ी सी 4 किताब पढ़ क्या लेते हैं, 4 किताब के बाद हम है ना 100 ग्रंथों का व्याख्यान करना चाहते हैं। ये कभी भी उचित और उचित आधार नहीं है। अगर आपको अगर लग रहा है विरोध, तो विरोध के लिए तथ्य आपको दीजिए, और तथ्य के साथ ही किसी का तर्क वितर्क कीजिए, नहीं तो तू तर्क बनने में समय नहीं लगेगा। यही समझने की बात है कि जब जातियों की बात की जाती है ना, जातिया का बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। अब मान लीजिए बिहार में जातियों का जनगणना किया जा रहा है, उसके लिए सकारात्मक आधार बताया जा रहा है ना, कि नहीं बताया जा रहा है। अब कोई पार्टी विशेष या तो कोई वर्ग विशेष, कोई समाज विशेष यह बोलता है जातियां जातियां कुरीतियों को जन्म देता है, तो फिर ये आर्थिक जब लाभ आपको प्राप्त होगा तो कैसे इसका विरोध कीजिएगा, आप सोच के देखिएगा। तो यहाँ अगर विरोध करे तो यहाँ भी विरोध कीजिए, पर वही व्यक्ति विशेष, एक व्यक्ति ऐसा है, इसका यहाँ विरोध करेगा, इसका यहाँ समर्थन करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इसका आर्थिक लाभ होगा, नौकरियों में उनको लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरह की तरीके से चीज़ों को समझने समझाने की नहीं जरूरत है। यहाँ पर चीज़ें इस तरीके से समझने की जरूरत है कि हम किसी विषय वस्तु पर न्यूट्रल व्यू कैसे रखते हैं, अर्थात बीच का रास्ता हम कैसे निकालते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जो आज से 10 को साल पहले, 10 को हजारों साल पहले जो कॉन्सेप्ट था, वो वर्तमान में जो है आने वाले 10 को हजारों सालों बाद वो स्थितियां बदल जाएगी। तो हमें क्या होना चाहिए, प्रगतिशील विचारधारा को लाना चाहिए। अगर विरोध प्रदर्शन के संदर्भ में हम कैसे खड़ा हो सकते हैं, जब हमारा आधार ही वही होगा। मान लीजिए जो 5-4 वर्ण की बात की जाती है ना, ब्राह्मण है, वैश्य है और वैश्य है, उसके बाद लास्ट में शूद्र जो आते हैं। अब मान लीजिए शूद्र के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्यों दिए गए, इसको पहले समझने की जरूरत है। वो क्यों चार, और चारों ब्रह्मा के ही अंश माने गए थे, वो आधार क्यों दिया गया था। ऐसा नहीं कि क्षुद्र का वर्ण किसी वर्ग, अलग वर्ग से दिया गया था। अगर ब्रह्मा हम मौलिक समझते हैं, ब्रह्मा को अगर मान लीजिए हम मौलिकता का आधार मानते हैं, एक उच्च कोटि का श्रेणीबद्ध देवता के शरण में हम देखते हैं, तो इसी श्रेणी से जन्म इनका भी हुआ है ना, शूद्र का। तो इसका मतलब यह नहीं कि हम शूद्र का आकलन क्या किए, अलग से किए। अब यहाँ पर 2-3 चीजें और याद रखिए कि हम शूद्र के बाद में जो कर रहे हैं, आज जो जातियों के संदर्भ में बात करें, शूद्र का जो है, अब मान लीजिए कोई ऐसा शूद्र का वर्ग होगा जिसके पास संपदा बहुत अधिक होगी, तो क्या वो व्यवहारिक स्तर पर शूद्र के रूप में व्यवहार करेगा? नहीं करेगा। जैसे आज ही मान लीजिए SC ST के जो लोग हैं, जिनको आर्थिक रूप से सबल हो गए हैं, तो क्या वो उनके साथ समाज आर्थिक रूप से ST SC जैसा व्यवहार करता है? सोच के देखिएगा। तो यहाँ पर चीजें आपको सोचने समझने वाली बात है। यहाँ पर दोहरा चरित्र हमेशा आपको देखने को मिलेगा ऐसे मुद्दों पर। तो हम जब वैचारिक प्रगतिशील विचारों की बात करते हैं, तो वहाँ मध्यम आधार आपके पास होना चाहिए। आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट आपके आधार में शामिल होने चाहिए। कभी भी प्रश्न पूछेगा आपसे, आप SC ST से क्यों नहीं संबंध रखते हो, तो भी आपको है ना नेगेटिव इम्पैक्ट दूसरों के लिए नहीं रखना है। क्यों नहीं, आप अन्य वर्गों OBC जनरल के हैं लोग, तो SC ST के संदर्भ में नेगेटिव इम्पैक्ट रखना है। दोनों ही स्तरों में आपको पॉजिटिव पॉइंट को लेकर आना, क्योंकि आप एस्पिरेंट है, एस्पिरेंट को, UPSC एस्पिरेंट, PCS एस्पिरेंट को आप प्रशासक बनिएगा, तो प्रशासक जब प्रशासन करिएगा, तो जो भी लोग आपके ऑफिस में आएंगे ना, उसके लिए केवल संविधान एक मौलिक अधिकार होगा, संविधान ही मौलिक अधिकार होगा। और संविधान में किसी व्यक्ति विशेष के साथ असमानता का व्यवहार नहीं करता है, तो आपके पास भी ऐसी होनी चाहिए। जाति वर्ग निर्माण जो है कॉन्सेप्ट, ये सब राजनीतिक हथगंडे हैं। आपको सत्ता में आने के लिए
वर्ग विशेष को प्रभाव में रहने के लिए यह अपनाया जाने वाला तकनीक है। एस्पिरेंट के तौर पर आप एक मौलिक संदर्भ को समझिएगा। आज का न्यूज एनालिसिस इतना ही। कल फिर हम लोग मिलते हैं नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।